नमस्कार दोस्तों। कल को अगर अमेरिका भारत को अपना निशाना बना ले तो यकीन मानिए यह कोई नामुमकिन सी बात नहीं है, क्योंकि इतिहास में ऐसे कई सारे उदाहरण मौजूद हैं। चाहे आप ईरान का उदाहरण ले लो या अफगानिस्तान का, इनमें से ज़्यादातर युद्धों में अमेरिका का कोई भी सीधा लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी हर जंग में अमेरिका का हस्तक्षेप देखने को मिल ही जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के हर युद्ध के पीछे आखिरकार अमेरिका ही क्यों होता है? तो इसका जवाब दिया है दोस्तों एक बहुत बड़े विचारक ने, जिनका नाम है नोम चॉम्स्की। इन्होंने अपनी पुस्तक मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट में कहा है कि अमेरिका के जंग लड़ने के पीछे केवल दो ही कारण होते हैं। पहला, दूसरे देशों के संसाधनों पर कब्जा करना, और दूसरा कारण होता है अपनी ताकत का रुतबा बनाए रखना। लेकिन अब आपके मन में आया होगा कि भाई अमेरिका की जनता इन युद्धों का विरोध क्यों नहीं करती, क्योंकि वो टैक्स देती है, उसी से ही तो अमेरिका युद्ध लड़ता है। तो भाई इसका सीधा सा जवाब है कि अमेरिका की सरकार और मीडिया एक ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाती है जिससे आम इंसान के दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि हम जो युद्ध लड़ रहे हैं वो लोकतंत्र और इंसानियत को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको सबूतों के साथ बताने वाला हूं कि अमेरिका ने शांति के नाम पर क्या क्या खेल खेले हैं। और घटनाओं की शुरुआत करते हैं दोस्तों हम 1950 के कोरिया युद्ध से। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की लोकेशन दिख रही होगी। यहाँ पर इन दोनों देशों के बीच में 1950 में एक युद्ध होता है। लेकिन उस समय अमेरिका को ये डर था कि अगर इन दोनों देशों में रूस और चाइना की वजह से साम्यवादी सरकारें बन गई तो हमारी कंपनियों का व्यापार बंद हो जाएगा। इसी डर से अमेरिका इस जंग में कूद पड़ा, लेकिन परिणाम हुआ बिल्कुल जीरो। दोस्तों, आज भी उत्तर कोरिया में तानाशाही शासन मौजूद है, जबकि दक्षिण कोरिया में लोकतंत्र मौजूद है। दोनों की स्थिति पहले की तरह संकटमय है, यानी उत्तर कोरिया कभी भी दक्षिण कोरिया पर हमला करने की स्थिति बना लेता है। अमेरिका यहाँ पर कुछ ठोस कर नहीं पाया, दोनों को उसी हालत में छोड़कर भाग निकला। इसके बाद दोस्तों, अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती की वियतनाम के युद्ध में। यहाँ पर भी दोस्तों पहले आप वियतनाम की लोकेशन देखो ताकि आप पूरे माहौल को अच्छे से समझ पाओ। देखिए कितनी दूरी है वियतनाम और अमेरिका के बीच में, लेकिन अमेरिका ने इस देश को भी नहीं छोड़ा। दोस्तों, अमेरिका ने लोकतंत्र बचाने के नाम पर यहाँ पर भी सैनिकों को उतार दिया, लेकिन वियतनाम के लोगों ने जंगलों में छुपकर छापामार युद्ध लड़ा, जिससे अमेरिका के पसीने छूट गए। अमेरिका ने हमला यहाँ पर क्यों किया? क्योंकि अमेरिका को ऐसा लगता था कि अगर यहाँ पर साम्यवादी सरकारें बन गई तो आसपास के सभी देशों में साम्यवादी सरकार बन जाएगी और हमारी कंपनियां यहाँ पर कब्जा नहीं कर पाएगी या फिर व्यापार नहीं कर पाएगी। इसी वजह से अमेरिका ने वियतनाम पर हमला कर दिया। दोस्तों, अमेरिका जो दुनिया को पर्यावरण और इंसानियत का ज्ञान देता है, उसी ने अपनी हार से बौखलाकर वियतनाम के जंगलों पर जहरीले केमिकल छिड़क दिए ताकि लड़ाके छुप ना सके। यहाँ के जो लड़ाके थे ना, यानी जो लड़ने वाले व्यक्ति थे, वो छापामार युद्ध का उपयोग करते थे, यानी हमला किया और वापस से छुप गए। और उन्हें बाहर निकालने के लिए अमेरिका ने दोस्तों पूरे जंगल पर जहरीले केमिकल छोड़ दिए। ठीक है, इसके बावजूद भी 50 से 60 हज़ार अमेरिकी सैनिक यहाँ पर मारे गए और अमेरिका को यहाँ से वापस भागना पड़ा। यानी ये अमेरिका की एक सबसे बड़ी नाकाम कोशिश सिद्ध हुई। अब दोस्तों, अगर कोई भी सुपर पावर हारता है तो उसका ईगो हर्ट तो होता ही है, यानी उसके अहंकार को चोट लगती है। दोस्तों, वियतनाम की बेइज्जती धोने और दुनिया को अपनी ताकत दोबारा दिखाने के लिए अमेरिका को कोई छोटी और आसान जंग चाहिए थी, और उसका शिकार बना एक छोटा सा आइलैंड जिसका नाम है ग्रेनेडा आइलैंड। अमेरिका ने ये आरोप लगाया कि भाई रशिया जो है यहाँ पर अपना एक सैन्य बेस बनाना चाहता है और यहाँ पर हमारे 8,000 अमेरिकी छात्र पढ़ रहे हैं। इस वजह से उन्हें बचाना जरूरी है। और रातों ही रात दोस्तों इस ग्रेनेडा आइलैंड पर अमेरिका ने अपनी सेना उतार दी और अमेरिका ने वहां पर केवल 5 दिनों में कब्जा कर लिया। और बिल्कुल यही पैटर्न दोस्तों 1989 के दौरान हमें पनामा में दिखा। यहाँ पर आपको पनामा की लोकेशन दिख रही होगी। दोस्तों, यहाँ का शासक नोरिएगा पहले अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का एक आदमी था, एक एजेंट के तौर पर वो काम करता था। लेकिन जब उसने अमेरिका की गुलामी करने से मना कर दिया तो उसी पर ड्रग्स बेचने का आरोप लगाकर पनामा पर कब्जा कर लिया। लेकिन दोस्तों, अमेरिका के इस प्रोपेगेंडा का सबसे खौफनाक रूप हमें पश्चिमी एशिया यानी मिडिल ईस्ट में देखने को मिलता है। इराक, सीरिया, लीबिया और अफगानिस्तान में।
दोस्तों, अमेरिका ने इस पूरे इलाके को जानबूझकर अस्थिर किया हुआ है और इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों तेल, क्योंकि अमेरिका इन देशों के तेल पर कब्जा करना चाहता है। अगर हम उदाहरण ले दोस्तों इराक का, तो पहले तो आप इराक की लोकेशन देखो। यहाँ पर क्या हुआ, 2003 के आसपास अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने ये सफ़ेद झूठ बोला कि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के पास में दुनिया को तबाह करने वाला परमाणु हथियार मौजूद है और इसी वजह से उनको फांसी दे दी गई। दोस्तों, इराक को पूरी तरह से अमेरिका ने खंडर बना दिया, लेकिन सच्चाई क्या थी ये बाद में साबित हुई। बाद में दोस्तों ब्रिटेन के मशहूर चिलकोट रिपोर्ट और यूएन की जांच में ये साबित हुआ कि भाई इराक के पास में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, लेकिन अमेरिका ने तो यहाँ पर कब्जा कर लिया भैया। आज भी दोस्तों इराक में गृह युद्ध चल रहा है, आज भी वो बिल्कुल आग की लपटों में जला हुआ है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अफगानिस्तान की कहानी तो और भी दर्दनाक है। दोस्तों, आज जिस तालिबान को अमेरिका ये कहता है कि भाई ये तो आतंकवादी हैं, ठीक है, इनको मारना चाहिए, आपको शायद पता नहीं होगा कि इन्हीं आतंकवादियों को अमेरिका ने खड़ा किया है। भैया क्या हुआ कि अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री, जिनका नाम है हिलेरी क्लिंटन, इन्होंने कैमरे के सामने ये खुद कबूल किया है कि रशिया को हराने के लिए, यानी रूस को हराने के लिए अफगानिस्तान में हम ही ने इनको पैसा दिया है और हथियार दिए हैं ताकि रशिया को हराया जा सके। और आपको पता होगा कि 9/11 के हमले के बाद में अमेरिका 20 साल तक उन्हीं तालिबानियों को ख़त्म करने के नाम पर लड़ता रहा, वहाँ पर अत्याचार होता रहा। 2021 में दोस्तों अमेरिका को अफगानिस्तान से वापस भागना पड़ा और देश वापस उसी तालिबानियों के हाथ में सौंप दिया गया। आपको शायद जानकर ये हैरानी होगी कि इस पूरे खेल में 70,000 निर्दोष अफगानी मारे गए और इसके बाद भी अमेरिका का दिल नहीं भरा। यही काम अमेरिका ने नाटो सेना के साथ मिलकर लीबिया में गद्दाफी को हटाकर किया और आज वहाँ भी दोस्तों किसी भी तरह की शांति मौजूद नहीं है। और यही दोस्तों आज ईरान के साथ हो रहा है। ईरान पूरे विश्व में अकेला है जो कि अभी तक अमेरिका को इतने लंबे समय तक टक्कर दे पाया। ईरान के साथ में आज कोई भी नहीं खड़ा हुआ है, लेकिन ईरान ने घुटने टेकने को मना कर दिया। ईरान जानता है कि अगर आज हमने घुटने टेक दिए तो हमारी हालत भी इराक और अफगानिस्तान की तरह होगी, हमारे देश में भी हमेशा ही अस्थिरता रहेगी और अमेरिका इस पर कब्जा कर लेगा। ईरान ने इसी वजह से 3 शर्तें रखी थी कि भाई हमारी जो है वो नुकसान की भरपाई करो। इसके साथ ईरान ने ये भी कहा कि आगे हमला नहीं होगा, इसकी गारंटी दो और हमारे ऊपर जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं ना, वो प्रतिबंध हटाओ। लेकिन खुद को दुनिया का चौधरी मानने वाला अमेरिका इतनी आसानी से तो नहीं मानेगा। इतना सब कुछ होने के बाद दोस्तों एक आम भारतीय नागरिक के तौर पर हमें जो बात सबसे ज़्यादा चुननी चाहिए वो है हमारे भारत का रुख। मेरा प्रश्न आपसे ये है, क्या हम पूरी तरह से आज़ाद हैं? क्या भारत एक संप्रभु देश है? देखिए, ईरान से हमारे सिर्फ व्यापारिक संबंध नहीं हैं, बल्कि सदियों पुराने सांस्कृतिक रिश्ते जुड़े हुए हैं। मुश्किल के वक्त में दोस्तों ईरान ने हमेशा ही भारत का सपोर्ट किया है, लेकिन आज कोई बाहरी देश यानी अमेरिका हमें डराता है, हमसे कहता है कि भाई ईरान से तेल मत खरीदो, रसिया से तेल मत खरीदो, और हमारी नीतियां भी उसी दबाव में ढुलमुल नजर आती है। यह हर भारतीय के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, इतिहास हमें ये साफ साफ दिखाता है कि अमेरिका जहां भी शांति के नाम पर गया है ना, वहां उसने सिर्फ तबाही और बर्बादी छोड़ी है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका जो है ना, ये भारत को हमेशा ही धमकाता रहता है। इसने कहा कि भारत को सुपर पावर नहीं बनने देंगे। इसने ये भी कहा कि भाई हमने जो गलती चाइना के साथ की है ना, चाइना को हम रोक नहीं पाए, वो गलती हम भारत के साथ नहीं दोहराएंगे। इसी के साथ इसने ये कहा कि हम अनुमति देते हैं भारत को कि वो रशिया से 30 दिन तक तेल खरीद सकता है। तो अनुमति मिल रही है हमको कहाँ से? अमेरिका से भैया अनुमति मिल रही है। ऐसा लगता है कि हम आज़ाद देश नहीं हैं, बल्कि गुलामी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। पहले इंग्लैंड हमारे ऊपर शासन करता था, ठीक है, जो भी नियम कानून होते थे इंग्लैंड बनाता था और भारत उनका पालन करता था। आज अमेरिका नियम बनाता है और भारत उनको स्वीकार करता है। अमेरिका ने कहा कि ईरान से मत खरीदो, हमने ईरान से बंद कर दिया। अमेरिका ने कहा कि रशिया से इंपोर्ट मत करो भैया, तुम रूस से मत खरीदो, तो हमारी सरकार ने रशिया से तेल को आयात करना कम कर दिया। इसकी वजह से भारत में पेट्रोल के दाम बढ़ गए। तो ये हालत है दोस्तों आज हमारे देश की। अगर आपका कोई रिस्पॉन्स हो, आपके मन में कोई विचार हो, तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।